हम हमारा थर्ड चैप्टर उत्पादन और लागत पढ़ रहे थे, जिसके भी लास्ट वीडियो में हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की चर्चा की। हमने बात की थी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो यदि हम स्थिर साधनों के साथ साथ परिवर्तनशील साधन की इकाई को बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या होता है, एक सीमा के बाद कुल उत्पादन घटने लगता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। यही हमने चर्चा की थी। ये तो बात थी अल्पकाल की। अब हम चलते हैं दीर्घकाल की तरफ। तो बच्चों, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल समय की एक लंबी अवधि होती है जिसमें हम सभी साधनों को परिवर्तित करके उत्पादन को बदल सकते हैं और इसमें तकनीक को भी बदला जा सकता है। इसी के आधार पर पैमाने के प्रतिफल ज्ञात किए जाते हैं। तो हम यहाँ अध्ययन करेंगे पैमाने के प्रतिफल का। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैमाना कहते किसे हैं। पैमाना क्या होता है, किसी भी चीज़ को मापने की इकाई। जैसे कि हम बात करें खेत को, तो खेत को एकड़ में भी मापते हैं, हेक्टर में भी मापते हैं। दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूध को हम लीटर में मापते हैं। मापते नहीं मापते, तो ये जो किसी भी चीज़ को मापने की इकाई होती है वो क्या होता है, पैमाना। तो पैमाने के प्रतिफल में हम यही करते हैं कि हम कितना मात्रा काम में ले रहे हैं किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए। उत्पादन के साधनों की आवश्यकता तो होती ही है, तो उत्पादन के साधन कितने लगाए जा रहे हैं वो उसका पैमाना हुआ। और कितने पैमाने पे लगाने के बाद हमें कितना उत्पादन प्राप्त होता है वो हम इसमें अध्ययन करते हैं पैमाने के प्रतिफल में। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है पैमाने के प्रतिफल होते क्या हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन अर्थात स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों के मध्य व उत्पादन साधनों के अनुपात स्थिर रहते हैं, जिसे हम पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। बच्चों, एक बार ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसका कि दूसरा नाम है स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। यहाँ अनुपात स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि दीर्घकाल अवधि है। दीर्घकाल में हम सभी साधनों को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो साधनों के मध्य अनुपात हम कैसा रखेंगे, स्थिर रखेंगे। अर्थात किसी साधन को हम 1 बढ़ा रहे हैं तो दूसरे साधन को भी हम 1 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुंजाइश होती है, क्योंकि ये दीर्घकाल होता है। यहाँ पर सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। तो स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों के मध्य, जो साधन हम यूज़ ले रहे हैं, चाहे हम भूमि पूंजी ले रहे हैं, चाहे पूंजी श्रम ले रहे हैं, तो उनके मध्य जो अनुपात है तथा उत्पादन व उत्पादन के साधनों के मध्य, उत्पादन में और उत्पादन के जो साधन हैं उनके मध्य भी जो अनुपात है वो रहता है स्थिर। आपको याद रखना है, उत्पादन के साधनों के जो मध्य अनुपात है वो भी स्थिर रहता है, और उत्पादन के साधनों के मध्य जो अनुपात है वो भी क्या रहता है, स्थिर रहता है, जिसे हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। आगे बच्चों समझ में, पैमाने के प्रतिफल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जिसे कि आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और साथ में याद भी करना है। आगे हम देखते हैं कि पैमाना किसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पैमाना होता क्या है, किसी भी चीज़ को मापने की इकाई। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि हम खेत को मापेंगे तो एकड़ में मापेंगे, गज में मापेंगे, तो उसी प्रकार से क्या है ये पैमाना। तो यहाँ लिखा है, पैमाने का आशय है मापने की किसी एक विशेष इकाई से, जिसे हम मीटर, लीटर, किलोग्राम, गज क्या कर सकते हैं, किसी में भी माप सकते हैं। अलग अलग चीज़ को अलग अलग इकाइयों में मापा जाता है। पैमाना बदलने पर उससे बदली गई इकाई अर्थात नए पैमाने में दर्शाएंगे। पैमाना यदि बदल जाता है, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में कभी मैप बनाए होंगे, तो मैप में हम क्या करते हैं, ऊपर दर्शा देते हैं ना कि ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इतने किलोमीटर, इतने मीटर बराबर इतने सेंटीमीटर, दिखाया जाता नहीं दिखाया जाता। तो ये क्या होता है, पैमाने को दर्शाता है। यदि हम पैमाना बदल देते हैं तो वो नक्शा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि नक्शे में क्या होता है, बहुत लंबी लंबी दूरियों को बिल्कुल छोटा छोटा दिखाया जाता है। यदि हम उन दूरियों की जो पैमाना है उसको बदल देंगे तो हमारा नक्शा ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो पैमाना बदलने पर क्या होगा, यदि हम पैमाने की इकाइयाँ बदलेंगे तो हमारा एक नया पैमाना ही सामने आ जाएगा, जो हम चीज़ उससे बना रहे हैं वो अलग ही बनेगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो पैमाने की इकाइयाँ हम बदल भी सकते हैं, जैसे कि आप
मापने की इकाई को आप किलोमीटर की जगह मीटर ले लो तो किलोमीटर में तो कम आएगा, लेकिन मीटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि पैमाने की नई इकाइयों में यहाँ पर फिर दर्शाया जाएगा बदलने पर। माना जैसे 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन के लिए 2 एकड़ खेत में 5 श्रमिक की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर दर्शाया गया है, हमने फलन पढ़ा था ना, Q इज़ द फंक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 2 एकड़ खेत अर्थात क्या दे रखी है, भूमि दे रखी है n, और 5 श्रमिक अर्थात लेबर दे रखा है। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, भूमि और श्रम। तो हम इसे लिख सकते हैं 20 क्विंटल गेहूँ, 20 क्विंटल गेहूँ उत्पादित हो रहा है, इसके लिए हमें आवश्यकता हो रही है 2 एकड़ तो खेत की, 2 एकड़ तो हो गया हमारा खेत, और 5 हो गए हमारे श्रमिक, इसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता हो रही है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा उत्पादन फलन हो गया, और हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरीके से पैमाना दिखाया जाता है। तो यहाँ जो 20 है वो है क्विंटल, अर्थात हम उत्पादन है उसको हम माप रहे हैं किस में, क्विंटल में माप रहे हैं। यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर एकड़, क्या है, एकड़, अर्थात हम जो भूमि है उसको किस में नाप रहे हैं, एकड़ में माप रहे हैं। और इसके बाद 5 है तो 5 है यहाँ श्रम, मतलब इकाई के रूप में हम श्रम में माप रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, क्विंटल गेहूं के उत्पादन की माप की इकाई है, एकड़ भूमि के माप की इकाई है, ठीक है ना, और श्रमिक श्रम के माप की इकाई है। इसको श्रमिक कर देते हैं, 5 श्रमिक, ठीक है। तो ये क्विंटल, एकड़, श्रमिक ये माप की इकाई है। यदि हम यहाँ पर क्विंटल, एकड़ की जगह कुछ और पैमाना रख देते हैं तो क्या होगा, जो उत्पादन है वो तो वही रहेगा लेकिन क्विंटल में वही रहेगा। यदि हम क्विंटल की जगह कुछ और कर देंगे तो वो भी पैमाना बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पैमाने की इकाई यदि बदल दी जाए तो दूसरी इकाई भी अपने आप ही क्या होगी, बदल जाएगी, या उसको हमें बदलना होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं, यदि भूमि का माप 4 एकड़, श्रमिक 10, तो उत्पादन 40 क्विंटल हो जाता है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो हमारा ये 2 है इसको हमने बढ़ा के कर दिया 4, कितना कर दिया, 4, और उसके बाद हमने श्रमिक है उसको कर दिया हमने यहाँ 10, अर्थात दुगना कर दिया हमने। भूमि भी 2 एकड़ से 4 एकड़ कर दी, और श्रमिक है वो भी 5 श्रमिक से कितना कर दिया, 10। मतलब कहने का तात्पर्य दोनों को कितना कर दिया, दुगना कर दिया। तो हमारा उत्पादन भी कितना हो गया, 20 से 40। आगे बच्चों समझ में, 40 क्विंटल हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन के रूप में प्रतिफल भी क्या हो गया, दुगना हो गया। साधनों को हमने दुगना बढ़ाया, 2 से 4 किया, 5 से 10 किया श्रमिक, तो हमारा उत्पादन भी 20 से 40 क्विंटल हो गया। अर्थात हमारे यहाँ पर पैमाने को बढ़ाने पर उत्पादन भी क्या हो गया, दुगना हो गया। यहाँ साधनों व उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। साधनों में और उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ, समान अनुपात में। मतलब जितना हमने साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया उसी अनुपात में हमारा उत्पादन बढ़ गया। किंतु उत्पादन व साधन का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उत्पादन में, कहने का मतलब समझ रहे हो, साधनों व उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। साधनों में भी और उत्पादन में भी क्या हो रहा है, समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर, Q इज द फंक्शन ऑफ N और L। यहाँ पर Q कितना है हमारा, 20, फंक्शन ऑफ 2 एकड़ जमीन, और इसके बाद था हमारा 5 श्रमिक। अब यहाँ पर हमने इसको दुगना किया, 40, 4, और ये हो गया 10। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बात कही गई है ध्यान से सुनिए। यहाँ साधनों व उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। साधन में समान अनुपात में परिवर्तन, उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दोनों क्या हो गए, दुगने दुगने। किंतु उत्पादन व साधन का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसमें भी दुगना परिवर्तन हुआ है, इसमें भी दुगना, लेकिन इन दोनों से जो उत्पादन हुआ है, मतलब पहले जो इन दोनों के इकाई को लगाने पर, इन दोनों की इकाई को लगाने पर ये उत्पादन हो रहा था, अब इसको लगाने पर भी ये उत्पादन हो रहा है। मतलब इन दोनों के जो मध्य अनुपात है, साधन और उत्पादन के मध्य अनुपात, उसमें क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या रहता है, समान रहता है। नहीं समझ में आया क्या बच्चों? यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम साधनों को क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, तो हमारा उत्पादन भी क्या हो गया, दुगना हो गया। अर्थात ये दोनों के बीच में जो संबंध है वही ये संबंध इन दोनों के बीच में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि साधनों को दुगना किया तो उत्पादन भी क्या हो गया, दुगना हो गया। आगे बच्चों समझ में, आगे क्या है, पैमाने का प्रतिफल अर्थात रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है।
पैमाने का प्रतिफल का अर्थ है उत्पादन की वह स्थिति जिसमें साधनों को का एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने अभी दुगना किया, अर्थात हमने क्या करा, उसको बढ़ा दिया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साधनों को एक निश्चित अनुपात में या प्रतिशत में परिवर्तन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा कि साधनों को हमने दुगना किया तो उत्पादन भी कितना हो गया, दुगना हो गया। उत्पादन में और साधनों के बीच में जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो बिल्कुल कैसा चलता रहा, समान। लेकिन पैमाने के प्रतिफल में क्या देखते हैं हम, साधनों में कितने प्रतिशत परिवर्तन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है, ये देखा जाता है पैमाने के प्रतिफल में। देखो बच्चों, आपके सामने एक सारणी बनी हुई है, यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे भूमि है 5 हेक्टर, 10 हेक्टर, 15 हेक्टर, 20 हेक्टर और 25 हेक्टर। भूमि में कितना परिवर्तन हो रहा है, देखो 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ। यदि 5 से 10 हुआ अर्थात 2 गुना परिवर्तन हुआ, 5 से 15 हुआ अर्थात 3 गुना परिवर्तन हुआ, 5 से 20 हुआ अर्थात 4 गुना परिवर्तन हुआ और 5 से 25 हुआ अर्थात 5 गुना परिवर्तन हुआ। समझ में आया। इसी प्रकार यदि श्रम की इकाइयों को देखें तो पहले यहाँ पर घंटे में मापी हुई है, फिर श्रम की इकाइयों को मापा हुआ है घंटे में, श्रमिक में नहीं मापा हुआ, घंटे में भी कितने घंटे श्रमिक काम करता है। तो जैसे 100 है तो यहाँ तो शुरू में तो कोई परिवर्तन, 100 से 200 हुआ अर्थात 2 गुना परिवर्तन हुआ, 100 से 300 हुआ अर्थात 3 गुना परिवर्तन हुआ, 100 से 400 हुआ अर्थात 4 गुना और 100 से 500 हुआ अर्थात 5 गुना। तो इस तरीके से हम साधनों के अनुपात में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ। तो आपको समझ में आ गया। जैसे हमने पहला वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने कितना परिवर्तन किया था, दुगना। उसके फलस्वरूप उत्पादन भी कितना परिवर्तन हुआ, वो भी दुगना ही परिवर्तन हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं साधनों में समान अनुपात समान प्रतिशत से परिवर्तन करने से उनके अनुपात कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। मतलब हम जितनी मात्रा में भूमि को बढ़ा रहे हैं, जिस अनुपात में, जिस प्रतिशत में हम क्या कर रहे हैं, भूमि को बढ़ा रहे हैं, उतनी ही मात्रा में, उतने ही प्रतिशत में, उतने ही अनुपात में यदि हम श्रम को बढ़ाएंगे तो दोनों के साधनों के मध्य अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे कि हम ये माने इस वाले एग्जाम्पल में, यदि हमने भूमि को 5 हेक्टर है उससे बढ़ाकर 15 किया, आ रहा है बच्चों समझ में, और जो श्रम के घंटे हैं वो हमने 100 से बढ़ाकर कितने करे, 300, तब दोनों के बीच में जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। साधनों के मध्य अनुपात कैसा रहेगा, बराबर। और यदि हमने 5 जो हमारे पास हेक्टर ज़मीन है और ये 100 घंटे हैं, उससे हमने इसको तो बढ़ाकर कर दिया 20 और इसको बढ़ाकर हमने 300 कर दिया, 100 घंटे से कितना कर दिया, 300। तब ये साधनों के मध्य जो अनुपात है वो समान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तो 4 गुना बढ़ा दिया और यहाँ पर कितना बढ़ा दिया, 3 गुना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैमाने के प्रतिफल का अर्थ ही क्या है कि साधनों के मध्य अनुपात समान रहना चाहिए, अर्थात जिस अनुपात में आप एक साधन को बढ़ा रहे हो उसी अनुपात में आपको दूसरे साधन को भी बढ़ाना होगा, तभी हम पैमाने का प्रतिफल देखते हैं। आगे बच्चों समझ में, तो ये बता रहा है कि साधनों में समान अनुपात समान प्रतिशत से परिवर्तन करके उनके अनुपात कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। इसके बाद है समान अनुपात की स्थिति में समोत्पाद वक्र कैसा होता है, एल आकार का। समोत्पाद वक्र के बारे में हमने चर्चा की थी ना, हमने बात की थी समान मात्रा समोत्पाद, अर्थात जिस पर हमें समान रूप से उत्पादन प्राप्त होता है। तो समान रूप से उत्पादन यदि हम साधनों के मध्य क्या रखते हैं, अनुपात समान रखते हैं, और फिर हम समोत्पाद वक्र को देखते हैं तो वो कैसे आकार का होता है, एल आकार का होता है। जिसका अर्थ क्या है कि उत्पादन बदलने पर भी साधनों की मात्रा का एक निश्चित व न्यूनतम आनुपातिक मात्रात्मक संबंध कैसा रहता है, स्थिर। जैसे ये एल आकार का हो गया, दूसरा एल आकार का, तीसरा ये हो गया हमारा IQ फर्स्ट, ये हो गया IQ सेकेंड और ये हो गया IQ थर्ड। ये दर्शाता है कि साधन है, जैसे यहाँ पर L साधन हो गया, यहाँ N साधन हो गया, इनके बीच जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल समान रूप से बदल रहा है। कि उत्पादन यदि बदल गया, मान लो पहले ये उत्पादन था, ये एक समोत्पाद वक्र पर, हम उस पे दूसरे समोत्पाद वक्र पर चले गए, फिर हम तीसरे समोत्पाद वक्र पर चले गए, तो यदि उत्पादन बदलता जा रहा है फिर भी जो साधनों के मध्य जो अनुपात है वो क्या है, जो भी हम अनुपात लेके चल रहे हैं कि भाई 3 मात्रा में हमने भूमि ले ली, 2 मात्रा में हमने श्रम ले लिया, तो उसको यदि हम दुगना बढ़ा रहे हैं, भूमि यदि दुगनी बढ़ रही है तो श्रम भी दुगना ही बढ़ रहा है। अच्छा, अर्थात साधनों के मध्य जो अनुपात है वो समान ही चल रहा है। यहाँ पर ये लिखा है कि उत्पादन बदलने पर भी साधनों की मात्रा का एक निश्चित व न्यूनतम आनुपातिक मात्रात्मक संबंध क्या है, स्थिर है।
समझ में आ गया। उनके बीच में जो मात्रा है, साधनों के मध्य मात्रात्मक जो संबंध है वो स्थिर है, इसीलिए ये स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। बच्चों आपको यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि यदि समान अनुपात में यदि हम बढ़ाते हैं तो समोत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है? एल शेप की होती है, क्योंकि ये क्या है? समोत्पाद वक्र। आगे बच्चों समझ में, यहाँ श्रम के द्वारा पूंजी का प्रतिस्थापन नहीं किया जाता। यहाँ पर जितना हम श्रम काम में ले रहे हैं, हमें श्रम उतना ही काम में लेना होगा, उसकी जगह हम ऐसी नहीं पूंजी काम में ले ले। यहाँ श्रम के द्वारा पूंजी का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। आगे देखें हम, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। अब पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं। एक तो होता है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, एक होता है स्थिर पैमाने का प्रतिफल और एक होता है घटते पैमाने का प्रतिफल। अभी जो हमने चर्चा की थी ये था स्थिर अनुपातों का, स्थिर पैमाने का प्रतिफल नहीं था, स्थिर अनुपातों का था। क्यों? ये समोत्पाद वक्र की बात कर रहा था जिस पर की मात्रा है वो समान उत्पादित होती है। हमने समोत्पाद वक्र की बात की थी ना कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी? समान मात्रा उत्पादित की जाती है। अब साधनों के मध्य अनुपात कैसा है? स्थिर है, इसीलिए ये कौन से शेप का है? एल शेप का है। अब हम बात करते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, जिसके हिसाब से साधनों के मध्य जो अनुपात है वो कैसा रहेगा? समान ही रहेगा, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल में यही बात की थी हमने। तो साधनों के मध्य जो अनुपात है उसको समान रखते हुए यदि हम साधनों को बढ़ाते हैं, जितना प्रतिशत परिवर्तन उनमें करते हैं और उत्पादन में उससे कहीं अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो वो होता है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने बात की थी 20 था हमारा उत्पादन और जो हमारी श्रम था वो था 5 और फिर था 10, यही था ना। देख सकते हैं हम पुराना जो उदाहरण है उसके हिसाब से ये था हमारा 2 और 5 था। हम इसको वापस देख लेते हैं क्या था। ये था 2 और 5, ठीक है, कि 20 उत्पादन हमने 2 एकड़ तो भूमि और 5 श्रमिक लगाकर प्राप्त किया। फिर हमने इसको दुगना कर दिया, 2 से 4 हो गया और कितना हो गया? 5 से हमारा हो गया 10। दोनों को हमने दुगना कर दिया, 2 से 4, 5 से 10, तो हमारा उत्पादन भी कितना हो गया? 40 हो गया। यही हमने चर्चा की थी कि यदि हम साधनों को क्या कर दें? दुगना कर दें तो हमारा उत्पादन भी क्या हो गया? दुगना हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है वो ध्यान दीजिए कि यदि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि, मान लो हमने इसको 2 से कितना किया? 4 और इसको 5 से कर दिया 10, ठीक है, तो हमारा जो उत्पादन है वो अधिक अनुपात में वृद्धि होता है, अर्थात ये दुगना बढ़ रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं ये हो जाता है 60 10, मतलब हमने साधनों को दुगना बढ़ाया तो हमारा जो उत्पादन है वो दुगने से अधिक बढ़ गया, अर्थात कितना हो गया? 40 होने की बजाय कितना हो गया? 60। तो ये इसे हम कहते हैं बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। अर्थात साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन उस अनुपात से अधिक अनुपात में क्या करती है? वृद्धि करता है, तो उसे हम बोलते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। या फिर हम कह सकते हैं कि साधनों के मध्य हमने 20% वृद्धि की तो जो उत्पादन है वो 20 नहीं बढ़ के कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया, तो वो क्या हो गया? हमारा बढ़ते पैमाने के प्रतिफल हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो दूसरे प्रतिफल हैं वो है घटते पैमाने के प्रतिफल। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं जो उत्पादन है उस अनुपात से कम अनुपात में बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि उत्पादन के साधन में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि होती है, जैसे हमारा एग्जाम्पल था उसके अनुसार से देखा जाए तो 20 फंक्शन ऑफ 2 और 5। अब हमने साधनों को जैसे कि बढ़ाया, 2 से किया 4 और 1 किया 10, ठीक है। तो ये जो हमारा जो साधन है वो तो हमने बढ़ाए 2 से 4, 5 से 10, अर्थात दुगने बढ़ाए, तो हमारा उत्पादन कितना होना चाहिए? आइडियली तो 40 होना चाहिए, मतलब दुगना होना चाहिए, तो दुगने से कम हुआ है, अर्थात कितना हुआ है? 30 हुआ है, 40 ना होकर कम हुआ है, 30 हुआ है, तो इसे हम कहेंगे घटते पैमाने के प्रतिफल। अर्थात साधनों के को यदि समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन उससे कम अनुपात में परिवर्तित होता है, उसे हम कहते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। जैसे कि हमने बताया कि हमने साधनों में 20% की वृद्धि की, ठीक है, लेकिन हमारा उत्पादन 15% ही बढ़ रहा है,
तो ये क्या हो गया, घटते पैमाने के प्रतिफल आ गया। अब आप कहोगे घटते पैमाने के प्रतिफल कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो बच्चों घटते पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं क्यों? क्योंकि क्या होती है, हमारी लागतें बढ़ती चली जाती हैं और हमें जो साधन हैं उनमें क्या होने लग जाता है, इस महंगे पड़ने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो घटते पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं स्थिर पैमाने के प्रतिफल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं, हमारा जो उत्पादन है वो भी उसी अनुपात में क्या होता है, वृद्धि करता है। तो उसे हम कहते हैं स्थिर पैमाने के प्रतिफल। स्थिर पैमाने के प्रतिफल कि यदि उत्पादन के साधन में होने वाली आनुपातिक वृद्धि व उत्पादन समान अनुपात में वृद्धि करते हैं तो वो होता है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल था शुरुआत में, Q इज़ द फंक्शन ऑफ N एंड K, 20 उत्पादन था, 2 और 5, 2 एकड़ ज़मीन और 5 श्रमिक। यदि हमने क्या किया, इसको दुगना किया, 2 से 4 किया और 5 से 10 किया, अर्थात हमने 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ ज़मीन काम में ली, 5 श्रमिक की जगह 10 श्रमिक लिए, तो हमारा उत्पादन 20 से क्या हो गया, 40। अर्थात जिस अनुपात में हमने उत्पादन के साधन बढ़ाए उसी अनुपात में हमें उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तो इसीलिए ये कहलाएगा स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन, अर्थात स्थिर पैमाने के प्रतिफल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पर यही बात की है कि पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं जब सभी उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जा सकती है। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पैमाने के प्रतिफल कब लागू होते हैं, दीर्घकाल में लागू होते हैं, क्योंकि दीर्घकाल समय की ऐसी अवधि होती है जिसमें हम सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करना संभव हो सकता है। आगे बच्चों समझ में। अब हम आगे देखते हैं, आगे है कॉब डगलस उत्पादन फलन। हमने उत्पादन फलन पढ़ा है, तो उत्पादन फलन में का एक प्रकार होता है कॉब डगलस उत्पादन फलन। और भी होते हैं, रेखीय समरूप उत्पादन फलन होता है और आदान प्रदान मॉडल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे जब आप कॉलेज में जाओगे, तो कॉलेज में इसकी फर्दर स्टडीज़ कर पाओगे। अभी हम देखते हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या होता है। देखो, कॉब डगलस उत्पादन फलन ये होता है, Q बराबर x1 A x2 B। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x1 उत्पादन का एक साधन हो गया, x2 उत्पादन का दूसरा साधन हो गया। तो 2 साधन है और A और B यहाँ पर दे रखे हैं जो कि स्थिर है। यहाँ पर लिख भी रखा है कि Q तो हो गया उत्पादन, यहाँ A और B क्या है, स्थिर है। ये बताते हैं कि x1 की इतनी मात्रा, x2 की इतनी मात्रा, A व B स्थिर है, उत्पादन Q मात्रा, उत्पादन साधन है हमारे x1 और x2। A क्या बताता है, उत्पादन में x1 साधन का सापेक्ष सामूहिक भाग, मतलब ये जो Q उत्पादन हो रहा है ना, उसमें x1 का कितना भाग है सापेक्षिक रूप से, वो बताता है हमें A। और B हमें बताता है उत्पादन में x2 साधन का सापेक्ष सामूहिक भाग, मतलब जो उत्पादन हो रहा है उसमें x2 का क्या सापेक्ष सामूहिक भाग है वो बताता है हमें B। ये कॉब डगलस उत्पादन फलन है बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि A और B दोनों क्या रहते हैं, यहाँ पर स्थिर रहते हैं। क्या है, A और B यहाँ पर स्थिर रहते हैं। तो A प्लस, यदि दोनों स्थिर है तो यहाँ पर देखो, यदि A प्लस B बराबर 1 है तो इसका मतलब पैमाने का कैसा प्रतिफल हुआ, स्थिर। जो A और B जो सामूहिक सापेक्ष सामूहिक भाग है, उन दोनों का जोड़ यदि 1 हुआ तो क्या हुआ, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यदि A प्लस B इज़ ग्रेटर देन क्या हुआ, 1, A प्लस B क्या है, ज़्यादा है 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। आप समझ रहे हैं ना कि 1 जितना गुना हमने बढ़ाया उससे ज़्यादा इनका सापेक्ष सामूहिक भाग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। और A प्लस B लेस देन 1 है तो इसका मतलब हो गया पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। अर्थात जो कॉब डगलस उत्पादन फलन है उसकी सहायता से भी इन तीनों फलनों को यहाँ पर दिखाया हुआ है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो बच्चों समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में हमने क्या जाना, हमने जाना पैमाने के प्रतिफल के बारे में कि पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, जिसमें उत्पादन के साधनों के मध्य यदि अनुपात बदला जाता है तो हम ये देखते हैं कि उत्पादन में कैसे परिवर्तन होता है। पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। और उसके बाद हमने कॉब डगलस उत्पादन फलन के आधार पर पैमाने के प्रतिफल की चर्चा की। तो आशा है कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लीजिएगा
या जो भी डायग्राम बताए जाते हैं, जो भी एग्जाम्पल बताए जाते हैं, वो सभी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे लागतों के बारे में। हमने यहाँ पर उत्पादन के बारे में, उत्पादन फलन के बारे में, टीपी, एपी, एमपी वक्र सब कैसे होते हैं सब चर्चा कर ली। अब हम देखेंगे लागत किसे कहते हैं। क्योंकि हमने उत्पादन की चर्चा की, लागत की चर्चा की, इसके बाद हम आगे वाले वीडियोज़ में, आगे वाले लेसन में हम आगम की चर्चा करेंगे, अर्थात संप्राप्ति की बात करेंगे, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि एक उत्पादक कहाँ अपना लाभ अधिकतम कर पाएगा। क्योंकि बेसिक जो स्टेप्स हैं उनको जानने के बाद ही हम पहुंच पाएंगे जो हमारा मेन मकसद है। जैसे कि हमने उपयोगिता वाले लेसन में भी यही देखा था कि हमने पहले उपयोगिता की, उपभोक्ता की, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इनकी चर्चा करने के बाद फिर हमने देखा कि जो उपभोक्ता है वो कहाँ पर अपना साम्य स्थापित करता है, कहाँ पर वो क्या करता है, अपना इष्टतम चयन करता है। तो ये वही यहाँ पर लागू होता है। हमें उत्पादक का इष्टतम चयन देखना है कि जहाँ वो अपने लाभ को अधिकतम कर पाए। उसके लिए इन सभी कंसेप्ट का जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसीलिए बच्चों इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना, अच्छे से याद करना। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लागतों के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।